साथियों, हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम लोग हिंदी साहित्य के एक ऐसे प्रश्न पर विचार करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आता रहता है, यानी परीक्षाओं में बार बार उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है। ये है तो बहुत ही आसान, लेकिन उसको रटना पड़ता है और रटने की जो आदत होती है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, खास करके कंपटीशन के तौर पर। तो ऐसे में हम लोग हिंदी साहित्य के उस महत्वपूर्ण प्रश्न पर आज विचार करेंगे और उसको तैयार करेंगे जिससे कभी भी उसे रटने की ज़रूरत ना पड़े, हमेशा हमें वो अपडेट रहे। तो जो सवाल है वो केवल हिंदी भाषा और साहित्य का नहीं है, बल्कि चाहे जिस भी कंपटीशन में आपको बैठना है, जहाँ कहीं पर भी हिंदी भाषा और साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनमें यह सवाल बार बार आता रहता है और वह है कि हिंदी भाषा का जो हिंदी शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द हिंदी, ये किस भाषा का है? हिंदी भाषा का शब्द हिंदी ये किस भाषा का है? इस सवाल की पुनरावृत्ति बार बार होती रहती है। तो साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की मातृभाषा हिंदी है, राजकीय भाषा हिंदी है। ऐसे में हमारा ये कॉन्सेप्ट बनता है, सहज ही ये कॉन्सेप्ट बनता है कि हिंदी भाषा का हिंदी शब्द ये जरूर हिंदी भाषा का होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिंदी भाषा का ये हिंदी शब्द असल में हिंदी भाषा का ना होकर के फारसी भाषा का है। तो फारसी भाषा का शब्द हमारी हिंदी यानी हमारी जो मातृभाषा है उसका शब्द हिंदी जिससे वो संबोधित की जाती है, वह शब्द हमारी मातृभाषा का ना होकर के फारसी भाषा का कैसे है? अब इसको हम विस्तार से समझते हैं। साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे देश पर विभिन्न विदेशियों ने बार बार आक्रमण किया और अपने अपने अनुसार हमारे देश को लूटने का काम किया। तो आप जानते हैं कि यहाँ से लेकर के और ये पूरा एरिया जो है यहाँ तक लगभग 2400 किलोमीटर में ये हिमालय का विस्तार है और इसकी जो लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है, चौड़ाई 250 से 400 किलोमीटर। तो कोई भी दुश्मन जब हमारे देश पर अटैक करता था तो उसके लिए उत्तरी सीमा दुष्कर होती थी, यानी उत्तरी सीमा से वो हमारे देश पर चढ़ाई नहीं कर सकता था। और फिर जहाँ यह हिमालय पर्वत समाप्त होता है उसके ठीक बगल से ही ये हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर ये शुरू होता है और यहाँ फिर हम आते हैं तो अरब सागर शुरू हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ से कच्छ से लेकर के और ये पूरा का पूरा एरिया समुद्री सीमा से लगा हुआ है, यानी कि समुद्र से हम यहाँ से और यहाँ तक सुरक्षित हैं और हिमालय से यहाँ से और यहाँ तक सुरक्षित थे। तो इस तरह से अब हमारे देश पर अगर विदेशी कहीं से आक्रमण करते थे तो वह केवल यहाँ से लेकर के और लगभग कच्छ तक ये पूरा का पूरा जो पश्चिमी भाग था हमारे देश का, वह स्थल से जुड़ा हुआ होने के कारण अब आप जानते हैं कि यही हमारा छोटा नालायक भाई पाकिस्तान भी है। तो ये एरिया जो है हमारे जो दुश्मन होते थे उनके लिए मुफीद होता था हमारे देश पर अटैक करने के लिए। तो ये इसी रास्ते से जितने भी आक्रमण हुए उसमें मैक्सिमम इसी पश्चिम दिशा से ही हमारे देश में अटैक हुए। तो विभिन्न विदेशियों ने हमारे देश पर क्रमवार आक्रमण किया, यहाँ पर लूटपाट मचाई। उसी क्रम में यहाँ पर जब ईरानियों का आगमन होता है तो ईरानी जब आते हैं हमारे देश में, और चूँकि हमारा देश उस समय अविभाजित रहता है, यानी भारत पाकिस्तान के रूप में अलग अलग नहीं रहता है, एक ही देश रहता है। तो जब यहाँ तक हमारा देश था तो यहाँ पर बताया जाता है कि पहले प्राचीन काल में यहाँ से 7 नदियाँ बहा करती थीं, 7 नदियाँ। तो इस पूरे एरिया को कहा जाता था सप्त सैंधव। सप्त सैंधव और सप्त सैंधव जो है यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। सप्त मीन्स 7, सैंधव मीन्स नदी। सैंधव शब्द वो सिंधु से बना है
और सिंधु का अर्थ होता है, सिंधु एक पर्यायवाची है नदी का, यानी 7 नदियों का क्षेत्र या देश। वह क्षेत्र जहाँ से होकर के 7 नदियाँ बहती हैं या प्रवाहित होती हैं, उस पूरे एरिया को सप्तसैंधो कहा जाता था। तो जब हमारे इस क्षेत्र में ईरानियों का आगमन होता है, ईरानी यहाँ से ईरान से चल करके जब यहाँ पर आते हैं, तो हमारे देशवासियों से जब उनकी भेंट होती है तो ये यहाँ पूछते हैं लोगों से कि इस पूरे एरिया का नाम क्या था। तो लोग बताते हैं कि इस पूरे एरिया का नाम है सप्तसैंधो, यानी इस एरिया को कहते हैं सप्तसैंधो। तो जब सप्तसैंधो के बारे में यहाँ सुना ईरानियों ने, तो अब उन्होंने भी उसका ट्रांसलेशन करना चाहा, या यूँ कहिए उन्होंने भी सप्तसैंधो का उच्चारण करना चाहा। लेकिन आप जानते होंगे कि ईरानी भाषा में, यानी कि ईरानियों की जो भाषा थी वो फारसी, तो फारसी भाषा में हमारे सा को फारसी में हा बोला जाता है। हिंदी भाषा के सा को फारसी भाषा में हा बोला जाता है। तो जब यहाँ पर ईरानी आए अपनी फारसी भाषा के साथ और उन्होंने हमारे देशवासियों से जब इस क्षेत्र के बारे में पूछा कि इसका क्या नाम है, तो जब लोगों ने बताया कि इस पूरे एरिया का नाम सप्तसैंधो है, तो वह भी इसका उच्चारण करने लगे। लेकिन सप्तसैंधो की जगह पर वह कहने लगे हप्तहैंदो। हप्तहैंदो उच्चारण दोष और दूसरे सा को हा कहने के कारण वह हप्तहैंदो कहने लगे इस पूरे क्षेत्र को। अच्छा, और यह है कालांतर में भी हप्तहैंदो प्रचलन में रहा। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, भौगोलिक विकास के क्रम में कई नदियां नई नवेली प्रवाहित होना शुरू होती हैं, तो कई नदियों का अस्तित्व आगे चल करके समाप्त हो जाता है। तो ऐसे में हप्तहैंदो काफ़ी समय तक चलता रहा। लेकिन कालांतर में जब यहाँ नदियाँ कुछ समाप्त हो गई और संयोग से यहाँ केवल 5 नदियाँ केवल जब बची, यानी कि जिस तरह से हम जानते हैं हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों में, यानी हमारे देश और ये हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है यहाँ पाकिस्तान, दोनों में एक एक प्रांत पंजाब है। पंजाब यानी कि पंजाब यानी 5 नदियों वाला प्रदेश। पांच नदियों का प्रदेश, यानी जहाँ से होकर के 5 नदियाँ प्रवाहित होती हैं। तो जब इस एरिया में 7 नदियों का अस्तित्व नहीं रह गया, तो भाषाविदों ने या आगे चल करके लोगों ने हप्त यानी सप्त का उच्चारण बंद कर दिया। यानी अब 7 नदियाँ बहती नहीं हैं, तो अब हप्त कहने से कोई बात बनने वाली नहीं, इसका कोई निहितार्थ नहीं रह जाता है। ऐसे में हप्त शब्द हट जाता है और बचता है केवल हैंदो। हैंदो भी जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि भाषा में युगानुरूप समयानुकूल परिवर्तन होता जाता है। तो हप्त हैंदो से आगे चल करके जब हप्त शब्द हट गया, हैंदो बचा, तो हैंदो को भी लोगों ने उस रूप में लेना अब स्वीकार नहीं किया। यानी कि कहीं न कहीं उसके रूप में वो जो परिवर्तन आया उसको नए सिरे से लोगों ने स्वीकार कर लिया। कहा जाता है कि हैंदो आगे चल करके फिर हिंद के रूप में परिवर्तित हुआ। चूँकि हम सभी जानते हैं कि आदमी की आदत होती है, व्यक्ति की यह एक विशेषता है या यूँ कह लीजिए एक प्रवृत्ति है, वह हर एक चीज़ में शॉर्टकट की तलाश करता है। जो भी काम करना होता है सोचता है उसका शॉर्टकट क्या है, और शॉर्टकट मिल जाए तो हम जल्दी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं। जैसे कि हम सभी जाते हैं, अगर डॉक्टर के पास कोई हमको बीमारी हो जाती है इलाज करवाने के लिए, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उनको ये नहीं कहते कि डॉक्टर साहब हमारा इलाज कर दीजिए। हम यह ना कह करके हम कहते हैं डॉक्टर साहब। यानी कि हम कम शब्दों और कम एनर्जी वेस्ट करके कम शब्दों में ही अपना काम चलाना चाहते हैं।
यानी सुविधा हम खोजते हैं। तो डॉक्टर साहब कौन इतना लंबा कहने जाए, डॉक्टर साहब कह करके काम चला लेते हैं। इसी तर्ज पर हम मास्टर साहब ना कह करके मास्टर साहब कहते हैं। ऐसे ही हिंदो हो गया आगे चल कर के। और जब ये हिंद मात्र बचा तो आगे फिर होता क्या है कि फिर इसके रूप में भी परिवर्तन होता है। और इसके रूप में जब परिवर्तन होता है तो हिंद में ई प्रत्यय जुड़ जाता है। और जब हिंद में ई प्रत्यय जुड़ गया तो इसका रूप हो जाता है हिंदी। और फिर आगे चल कर के जैसे कि हिंदो से चल कर के हिंद तक हम पहुँचे थे, वैसे ही फिर हिंदी से कालांतर में एहसास हुआ कि नहीं, अब यहाँ का भी कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इस तरह से लोगों ने हिंदी को अपना लिया। और फिर हुआ क्या कि पूरे देश या जहाँ तक हिंदी बोली जाती थी, एक विशेष प्रकार की भाषा यानी जो बोली जाती थी, उसको ईरानियों के द्वारा हिंदी भाषा कहा गया। और इसी तर्ज पर वहाँ के समस्त वासियों को हिंदी और हिंदू शब्दों से अभिहित किया जाने लगा। यानी उस पूरी एरिया की जहाँ पर यह भाषा व्यवहृत होती थी, वहाँ के समस्त वासियों को हिंदी हिंदू के रूप में जाना जाने लगा। तो साथियों, किस तरह से हम देखते हैं कि ईरानियों के द्वारा अपनी फारसी भाषा के आधार पर हमारी हिंदी भाषा का हिंदी शब्द जो है वह अस्तित्व में लेकर के यहाँ तक आए। और कहना होगा कि इस तरह से हमारी हिंदी भाषा जो है उसका हिंदी शब्द इसी तर्ज पर ये फारसी भाषा का कहलाता है। फारसी भाषा का ये शब्द कहलाता है। यानी कि हमारी मातृभाषा हिंदी और हिंदी का जो हिंदी शब्द है वो इसी तर्ज पर फारसी भाषा का शब्द माना जाता है। लेकिन साथियों, जिस तरह से अन्य डिपार्टमेंट में, जीवन के अन्य क्षेत्रों में जिस तरह से हमारे ऊपर विदेशियों का बोलबाला रहा है, या यूँ कहिए विदेशी चिंतन, विदेशी विचारधाराएं, उनसे हम जिस तरह से प्रभावित रहे हैं, हमारा कोई भी चिंतन, कोई भी दर्शन स्वतंत्र नहीं होता है। कहीं न कहीं हम विदेशियों के दर्शन और उनकी बातों से जोड़ करके ही अपना कोई सिद्धांत, अपना दर्शन प्रतिपादित करते रहे हैं, जो कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है। तो साथियों, इस तरह से जहां आपने देखा कि हमारी मातृभाषा हिंदी का हिंदी शब्द किस तरह से ये फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन जब हमने अपनी मातृभाषा के बारे में गहराई से अध्ययन किया तो हमने विदेशियों के इस मत को काफ़ी हद तक खारिज कर दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुआ क्या है, तो हम अपने भारतीय मत के अनुसार अपनी बात रखते हैं। तो उसके अनुसार हम देखते हैं कि हमारी हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ और हिंदी शब्द ये जो है वो अस्तित्व में कैसे आया। हिंदी भाषा हमारी प्राचीन काल से चल करके उसका सबसे पहले क्या रूप था, किस भाषा का वो पार्ट रही है, उसके बाद में आज वो किस तरह से अस्तित्व में है, और हिंदी भाषा का विकास कैसा हुआ है उसको अपने नज़रिए से हम देखते हैं। तो जैसा कि माना जाता है कि संस्कृत समस्त आर्य भाषाओं की जननी है। हालांकि नए अध्ययन ये भी बताने लगे हैं कि संस्कृत ही आदि भाषा नहीं है। फिलहाल अभी तक उस पर सबकी मुहर नहीं लग पाई है, यानी पूरी मान्यता नहीं हो पाई है उस मत की। इसलिए जो अब तक हम पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं वही जानना है हमको, यानी हमारी समस्त जो भारतीय भाषाएं हैं उसकी जननी, उसकी माँ संस्कृत है। और संस्कृत कुछ दिन के बाद में जब दुरूह हो गई, यानी यह आम बोलचाल की भाषा नहीं रह गई, तो इसका रूप बिगड़ जाता है। थोड़ा सा जब इसका रूप परिवर्तित होता है तो एक नई भाषा अस्तित्व में आ जाती है जिसका नाम होता है पाली भाषा। और आप जानते हैं कि पाली भाषा गौतम बुद्ध के समय की भाषा है, तथागत बुद्ध के समय की भाषा। और बौद्ध धर्म के जो तीनों त्रिपिटक हैं, शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, उन पिटकों की रचना पाली भाषा में हुई है। लेकिन कुछ वर्षों के बाद पाली भाषा के रूप में भी परिवर्तन होता है, तो एक नई भाषा अस्तित्व में आ जाती है, प्राकृत। प्राकृत भाषा
प्राकृत भाषा अस्तित्व में आती है, और प्राकृत भाषा जब अस्तित्व में आती है तो इसके कई रूपांतर देखने को मिलते हैं, लेकिन यहाँ हमें प्राकृत भाषा के बारे में ही समझना है। तो प्राकृत भाषा पाली से फिर बन करके निकली या पाली से परिवर्तित हो करके नए रूपाकार में सामने आती है। तो प्राकृत भी आगे चल करके परिवर्तित होती है, प्राकृत भाषा में भी परिवर्तन होता है, और कहीं न कहीं इसका जो रूपाकार चेंज होता है तो एक नई भाषा अस्तित्व में आ जाती है। जैसे जिस तरह से कहा जाता है कि कोई आदमी जो परंपरागत या मर्यादित रास्ता होता है, मर्यादित जो कार्य व्यवहार होते हैं, उससे इतर जब वो कार्य व्यवहार करने लगता है तो उसे कहा जाता है कि ये पथभ्रष्ट हो गया, दिग्भ्रमित हो गया, पथभ्रष्ट हो गया, यानी अपभ्रष्ट हो गया। तो ऐसे ही जब भाषा का संस्कृत चूंकि सभी तरह से व्याकरणिक और साहित्यिक सभी रूपों से पूरी तरह से समर्थ और परिमार्जित भाषा थी, उसके बाद में उसका रूप कुछ बिगड़ा, कुछ उसमें परिवर्तन आए तो पाली बनी, और पाली के बाद प्राकृत। लेकिन प्राकृत के बाद जिस भाषा का अस्तित्व सामने आया उसका नाम है अपभ्रंश। यानी यहाँ आते आते भाषा पूरी तरह से बेकार सी लगने लगी, यानी उसका जो सुगठित रूप होता है वो ज्यों का त्यों बना नहीं रह सका, इसलिए इसको अपभ्रंश कहा गया। और अपभ्रंश के भी कई क्षेत्रीय रूपांतर हैं, लेकिन अपभ्रंश जब भाषा अस्तित्व में आई तो इसके रूप का जब सुधार हुआ थोड़ा सा, यानी ये एहसास किया गया उस समय के बुद्धिजीवियों के द्वारा कि नहीं, अपभ्रंश भाषा के रूपाकार में कुछ परिमार्जन, संशोधन, सुधार करने की ज़रूरत है। तो लोगों ने सुधार किया, और जब इसका सुधारा हुआ रूप एक सामने आया तो वही हमारी हिंदी भाषा हुई। वो भाषा जो बनी वही हमारी हिंदी भाषा। तो साथियों, ये तो संस्कृत ही चल करके किस तरह से हमारी हिंदी भाषा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी आई है, ये विकास क्रम उसका रहा है। लेकिन आज भी ये मान्यता ज्यों की त्यों बनी हुई है कि हिंदी भाषा का ये हिंदी शब्द फारसी भाषा का ही शब्द है, यह आज भी माना जाता है। इसलिए ये किसी भी कंपटीशन में पुनः यह सवाल आता है कि हिंदी भाषा का हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो हमको बेहिचक ये बताना है कि हिंदी भाषा का हिंदी शब्द ये फारसी भाषा का शब्द है। इसमें जरा भी कोई दो राय नहीं है, कोई संकोच नहीं है, और हमें एक मत तुरंत हिंदी भाषा के हिंदी शब्द को फारसी भाषा का शब्द करार देना है। हमें यही वाला ऑप्शन जहाँ फारसी भाषा मिले उसी को सही करना है। तो साथियों, इस हिंदी की पाठशाला की वीडियो में हम लोगों ने हिंदी भाषा के हिंदी शब्द और हिंदी का कैसे एक छोटा सा विकास क्रम है उसको जाना। आगे की वीडियो में पुनः हम हिंदी की पाठशाला के अंतर्गत ऐसे ही जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन पर विचार विमर्श करेंगे, और जो अनुत्तरित सवाल हैं उनके उत्तर जरूर तलाशेंगे। आप सबको भी यदि ऐसा लगता है कि हिंदी भाषा और साहित्य के कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिल पाए हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके आप कमेंट जरूर कीजिएगा और ये बताइएगा कि आपको किस विषय पर क्या जानकारी चाहिए, हिंदी भाषा के किस टॉपिक के बारे में विशेष जानकारी लेने की ज़रूरत है। तो हम सभी मिल करके कोशिश करेंगे कि उसका समाधान, उसका उत्तर आप तक जरूर पहुंचाया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह कार्यक्रम और आप लोगों से आज विदा लेने का वक्त। तो साथियों, नेक्स्ट कार्यक्रम में पुनः भेंट होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।